हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक एनसीईआरटी का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद में एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइज मिसलेनियस सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। याद रखना आपको एनसीईआरटी वाला जो पार्ट बोल रहा हूँ प्लस मेंस, ये दोनों इंक्लूडेड है। इसमें अगर आप एक भी लेक्चर मिस करेंगे तो आप मेंस में कुछ क्वेश्चन आप खो देंगे। आगे और भी मैं 2-3 लेक्चर दूंगा आप लोगों को, जिसमें आईआईटी एडवांस और मेंस के ऊपर काम करेंगे हम लोग। वो 2-3 लेक्चर के बाद में पूरा का पूरा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट खत्म हो जाएगा। आज हम जो करने जा रहे हैं वो एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है। तो इसमें पहला पार्ट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। हम ये चीज पढ़ चुके हैं पहले भी, 10th क्लास में हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। 2 वेरिएबल के अंदर हम लीनियर इक्वेशंस पढ़ चुके हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है बेसिकली, मैंने लीनियर इक्वेशंस लिख दिया है, उसका मतलब 2 इक्वेशंस या 3 इक्वेशंस के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे। तो जैसे मेरे पास में लीनियर इक्वेशंस आपको दे रखी है, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं इन 2 वेरिएबल। तो हम पढ़ चुके हैं 10th में इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड। तो इसमें पहली चीज तो इसमें कुछ चीजें जो आ रही है मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन 2 इक्वेशंस के सॉल्यूशन कितने हो सकते हैं, ठीक है ना। उसी से हम सारी चीजों को जोड़ेंगे। ये जो 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है, इसका नो सॉल्यूशन हो सकता है, और इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो 3 ही चीजें बनती हैं। अगर ये 2 लाइंस दे रखी हैं आपको, तो अगर एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है तो आपको पता है कि वो दोनों लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। और अगर वो दोनों लाइन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस दे रही है तो दोनों लाइन एक दूसरे पर कोइंसिडेंट कर रही है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देंगी। ये जो 2 केस हैं जिसमें एक यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है और एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, ये हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस को हम सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस दे रखी है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन का एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंदर अगर ये सॉल्यूशन दे रही है, यूनिक दे रही है कि इनफाइनाइट दे रही है, तो वो सिस्टम आपको हमेशा कंसिस्टेंट, एक वर्ड होता है उसको यूज करेंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम कहलाता है। अगर ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो आपको पता है कि ये दोनों इक्वेशंस कभी भी कोई सॉल्यूशंस नहीं देंगी, और उस सिस्टम को हम इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें। एक्चुअली में एक तो ये पार्ट है, एक पार्ट आपके सामने अभी आगे +2 के अंदर लास्ट में जब आप आएंगे तो आपको वेक्टर एंड 3D 2 टॉपिक्स हैं जिसमें 3D के अंदर अगर हम आएंगे तो ये जो 2 इक्वेशंस हैं हम 11th में पढ़ चुके हैं, लाइन की इक्वेशंस हैं 10th में भी पढ़ चुके हैं। हम इनके सॉल्यूशन के मेथड भी पढ़ चुके हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, बहुत सारे मेथड्स हैं, इनको सॉल्व करते हैं। अब हम इन्हीं इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। लेकिन 2 वेरिएबल की इक्वेशन को हम पढ़ चुके हैं, 3 वेरिएबल की इक्वेशन को अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, उसको इंट्रोड्यूस भी नहीं किया हुआ है। तो इस वाले पार्ट के लिए मैं आपके सामने अगर मैं बात करूंगा, a1x b1y c1z इज इक्वल्स टू d1, a2x b2y c2z इज इक्वल्स टू d2, a3x प्लस b3y c3z इज इक्वल्स टू d3। दिस इज ऑल्सो सिस्टम। ये 3 इक्वेशंस हैं इन 3 वेरिएबल। ये अगर मैं आपको बात करूं तो ये एक इक्वेशन जो है ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन की इक्वेशन को डिनोट करता है। तो ये 3 प्लेन की इक्वेशंस हैं और ये 2 लाइन की इक्वेशंस हैं। हम इन दोनों को मैट्रिक्स मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे उसी के ऊपर हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जो 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, यहाँ पे तो हम जानते हैं कि 2 लाइन अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो एक सॉल्यूशन मिलता है, 2 लाइनें पैरेलल होंगी तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर 2 लाइन एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट हो जाएंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे। ऐसे ही प्लेन के अंदर हम लोग आते हैं। प्लेन के अंदर आप लोग देखेंगे
कि ये यूनिक सॉल्यूशन कब दे सकता है, तो आप जिस भी रूम में बैठे हुए हैं उस रूम के अंदर आपको बड़े आराम से जहाँ आप बैठे हुए हैं वहाँ 3 दीवारें आपको दिख रही हैं। एक फर्श जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, एक वो दीवार जहाँ से आप लैपटॉप या मोबाइल के सामने देख रहे हैं, और एक वो दीवार जो आपके लेफ्ट साइड पे है या राइट साइड पे भी आप मान सकते हैं। 4 दीवारें तो आपको बड़े आराम से दिख ही रही हैं, लेकिन हम इनमें से कोई सी भी 3 ले लेते हैं। तो एक जो नीचे बैठे हुए हैं वो, एक सामने वाली और इसके साइड वाली, आप देखेंगे ये तीनों प्लेन, मान लो कि ये 3 प्लेन हैं, तो वो तीनों प्लेन एक कोने पे जाके मिल रहे हैं। जो आपके कमरे का एक कोना है नीचे वाला, उस कोने के पॉइंट को जब प्लेन इस तरीके से होंगे तो एक जगह मीट कर रहे हैं, तो ये यूनिक सॉल्यूशन देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? जब मैं 3D करूंगा तो मैं इसको और अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। अब ये तीनों प्लेन इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब देंगे, तो आप इसके लिए पहले आप मेरा वीडियो पॉज कर सकते हैं और सोच सकते हैं। एक केस तो सभी स्टूडेंट्स को पता है, और वो केस ये है कि जब तीनों प्लेन एक साथ चिपक जाएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देंगे। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि ये कितने सॉल्यूशंस दे सकता है, इसके और भी केसेस बनेंगे। मान लो कि दीवार पे कोई 2 दीवार जहाँ मीट कर रही हैं आपकी, वो हमेशा एक लाइन बनाती हैं। 2 दीवार, जैसे ये 2 दीवारें मीट कर रही है, लाइन बना रही हैं, इसके बीच में से, जैसे इसके बीच में मैं कागज फंसा लेता हूँ तो तीसरा प्लेन हो गया। मान लीजिए कि मैं ये कागज लेता हूँ और ये इसके बीच में इसमें से फंसा दिया, तो ये 3 प्लेन हो गए। ये 3 प्लेन जहां मेरे दोनों हाथ मिल रहे हैं और जब कागज मिल रहे हैं, ये तीनों प्लेन इस तरीके की पोजीशन में भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगे। जरूरी नहीं कि तीनों प्लेन इस तरीके से हों, तो इस केस में भी वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देते हैं। नो सॉल्यूशन के केस में ऐसा हो सकता है कि 2 प्लेन आपके पैरेलल हों और तीसरा प्लेन इसको कट करके चला जाए। इनफाइनाइट केस हो सकते हैं उसके भी। प्रिज्म अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से प्रिज्म बना हुआ है, तब भी वो आपको एक भी सॉल्यूशन देगा। प्रिज्म का एक प्लेन ये, एक प्लेन ये, एक ही नीचे, तो 2 प्लेन एट ए टाइम पे तो साइमल्टेनियसली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तीसरा प्लेन नहीं कर रहा है। तो जब तक वो तीनों पॉइंट किसी एक पॉइंट पे नहीं मिलते या इनफाइनाइट पॉइंट्स पे नहीं मिलते, तब तक हम उनको कंसिस्टेंट नहीं बोलते। अगर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं या इनफाइनाइट पॉइंट पे मिलते हैं, तब भी वो सिस्टम क्या कहलाएगा? कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर वो प्रिज्म वाला केस बनाते हैं या तीनों प्लेन पैरेलल होते हैं या 2 पैरेलल में एक इंटरसेक्ट कर रहा है, तब भी वो एक भी सॉल्यूशन नहीं देंगे। उस केस में हम उसको बोलेंगे इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब इसमें 2 वर्ड्स और यूज कर रहा हूं, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस। तो आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब इस वाले पार्ट को जो ये इज इक्वल टू है, अगर ये अभी जो हम इक्वेशंस देख रहे थे वो नॉन होमोजीनियस थी, अगर ये 0 होगा, अगर ये 0 होगा तो ये होमोजीनियस सिस्टम कहलाएगा। यहाँ पे भी अगर मैं D1, D2 और D3 को अगर 0 कर दूंगा तो दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम। दीज 2 सिस्टम, लाइन का और ये दोनों होमोजीनियस सिस्टम है। होमोजीनियस सिस्टम में एक चीज क्लियर हो गई, जब कांस्टेंट टर्म 0 है तो ये दोनों लाइनें ओरिजिन से पास कर रही हैं। यहाँ पे अगर ये 3 प्लेन की इक्वेशन अगर इक्वल टू 0 दे रखा है तो ये तीनों प्लेन ओरिजिन से पास कर रहे हैं। तो होमोजीनियस सिस्टम जब भी होगा लाइंस का, उसमें एक पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा कि वो हमेशा एक सॉल्यूशन तो मिनिमम देंगी ही देंगी। और इस वाले केस के अंदर एक सॉल्यूशन आपको क्लियर है, x is equal to 0 and y is equal to 0 is the solution of this equation. Similarly यहाँ पे भी एक सॉल्यूशन मौजूद है, x is equal to 0, y is equal to 0, z is equal to 0 भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इसके बारे में आपको आइडिया क्लियर होना चाहिए। मैं इन सबको लिखवा नहीं रहा हूँ, अब मैं इनके सॉल्यूशन मेथड आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो 2 वेरिएबल वाली है, इसको हम ध्यान में ना रखते हुए अब 3 वेरिएबल वाले के ऊपर ही बात करते हैं, या 2 वेरिएबल वाले पे ही बात कर सकते हैं। 2 वेरिएबल वाले तो आप आराम से उसको समझ जाएंगे। तो मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उन क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग इसको वर्क करेंगे। इसको C1 C2 वापस लिखता हूँ, ये D1 D2 एंड D3। अगर मैं इसको लिखता हूँ, इसको मैट्रिक्स मेथड में हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं AX = B। अब AX = B, इसका ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स मेथड। A किसको बोल रहे हैं वो आप लोगों को समझना है। A मैं इस मैट्रिक्स को बोल रहा हूँ जो x y z के कोफिशिएंट है, A1 B1 C1, that is A2 B2 C2, that is A3 B3 C3, एंड अगर मैं x की बात करूंगा तो आपको इसमें आएगा that is x y and z,
और अगर मैं b की बात करूंगा तो b आएगा आपके पास में d1 d2 d3। क्लियर है? आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए और इसको इज इक्वल टू कर लिख लीजिए, ये मैट्रिक्स मिलेगा, इज इक्वल टू ये आएगा। तो आपको पता है कि दो मैट्रिक्स अगर ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग इसका फर्स्ट एलिमेंट d1 के इक्वल, उसका सेकंड एलिमेंट d2 के इक्वल, थर्ड एलिमेंट इसके इक्वल। ये इक्वेशंस वापस आपको एज इट इज मिल गई। अब इसमें बेटे 3 केसेस आते हैं। पहला केस जो मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूं दैट इज केस 1। केस 1 में क्या होता है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इज इक्वल टू 0, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 नहीं होता है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन is consistent, gives unique solution। वो एक यूनिक सॉल्यूशन देगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालेंगे, जब आपको पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, इट मींस a इनवर्स एग्जिस्ट। क्योंकि ये कैसा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो जो इक्वेशन मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, ए इनवर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। आपको पता है एसोसिएटेड लॉ होल्ड करता है, ए इनवर्स ए मैट्रिक्स ऐसे आएगा इनटू एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी आएगा। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, दैट इज एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ए इनवर्स बी। इसको मैं अगर इधर लेके आते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, a इनवर्स b। क्लियर है पॉइंट? तो हमें उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालेंगे, हम उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। जैसे आपको पता पड़ गया इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 3/1। तो मैं आपको डायरेक्टली लिख रहा हूँ x, दो मैट्रिक्स, a इनवर्स एक मैट्रिक्स है, b एक मैट्रिक्स है। इन दोनों मैट्रिक्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या होगा, आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। वो मैट्रिक्स इस फॉर्म में होगा, वो इस फॉर्म में होगा जैसे -1 3 8 ये लिखा हुआ आएगा और यहाँ x y z, ये x y और z आ गए। तो आपका यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल गया। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल तभी हो सकते हैं जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। इसका ऑर्डर आपको पता है कि 3/1 है तो राइट हैंड साइड वाले का ऑर्डर भी 3/1 होना पड़ेगा। तो x की वैल्यू -1 आ गई, y की वैल्यू 3 आ गई, z की वैल्यू 8 आ गई। आप इस तरीके से इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं इस मैट्रिक्स मेथड के थ्रू। इसके बाद मैं केस नंबर 2 डिस्कस करना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो केस नंबर 2 अगर आप देखेंगे, केस सेकंड में की अगर मैं आपसे बात करूं तो केस सेकंड में मैं आपके सामने लिख लेता हूं, डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल्स टू 0। अगर ये हो गया तो आपको क्लियर है कि ये हो सकता है कि इसका इन्वर्स ही नहीं आएगा। अब इन्वर्स नहीं आएगा तो इसमें फिर दो केस बनते हैं। इसमें एक केस आता है कि इफ एडजॉइंट ऑफ a इनटू b इज इक्वल टू o या नल मैट्रिक्स, देन सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट सिस्टम and gives infinite many solutions। वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस देगा। मैं हर एक पार्ट के आपको एग्जांपल देके सबके क्लियर करूंगा। केस सेकंड की अगर हम बात करते हैं, वैसे एनसीईआरटी में इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन, मतलब इस पॉइंट को तो डिस्कस किया हुआ है, बट इसके लिए एग्जांपल्स नहीं दिए हुए, मैं आपको सारे एग्जांपल्स दूंगा। इफ एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट को इसको स्मॉल ए लिखते हैं तो स्मॉल ए लिख रहे हैं तो उसको ताकि कंफ्यूजन ना हो, ए डी जे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज नॉट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यानी कि नल मैट्रिक्स ना आए, देन सिस्टम इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, देन सिस्टम इज कॉल्ड inconsistent system
and gives no solution। ये कोई भी सॉल्यूशन आपको नहीं देगा। अब हम इसको, इस वाले पार्ट को क्वेश्चंस के थ्रू करके इसको मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग और उसके बाद में हम इसको तीनों पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन पर पूरा नहीं लिख रहा हूँ। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम बाय मैट्रिक्स मेथड है। क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल्स टू 7। नेक्स्ट दे रखा है x प्लस 3z इज इक्वल्स टू 11। नेक्स्ट दे रखा है 2x माइनस का 3y इज इक्वल्स टू 1। ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता है कि स्टूडेंट्स क्या करना है आपको। सबसे पहले आप लोगों को इसके अंदर इसको इस फॉर्म में लिखना है, दैट इज ax इज इक्वल्स टू b के फॉर्म में। तो a आपको पता है, a किसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे, a हमारी जो मैट्रिक्स है वो इनके कोएफिशिएंट्स आएगा, दैट इज 1 2 1। यहाँ पे y का कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 0 3। यहाँ पे z का कोएफिशिएंट नहीं तो 2 माइनस का 3 0। और x हम किसको बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, x बोल रहे हैं x y एंड z को। एंड b मैट्रिक्स आपको पता है किसको बोल रहे हैं, दैट इज 7 11 एंड 1। सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स। डिटरमिनेंट अगर हम निकालेंगे तो कितना आएगा, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। 0 प्लस का 9 माइनस का 2 मेरे ख्याल से आप सभी को आ चुका है, माइनस का 6 एंड प्लस 1 माइनस का 3। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया 9 प्लस कितना आ गया आपके पास में यहाँ से 12 माइनस का 3। दिस इज इक्वल्स टू 18 आ गया। दिस इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो a इनवर्स आपका क्या आएगा, एग्जिस्ट करेगा। एंड दिस सिस्टम गिव्स अ यूनिक सॉल्यूशन। तो उस यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। इनवर्स निकालने के लिए आपको पता है स्टूडेंट्स, एडजेंट ऑफ ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो एडजेंट ऑफ ए फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं, ट्रांसपोज लिख रहा हूँ। यहाँ 4 जगह मैं माइनस कर ही लगा देता हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना आए। ये कॉलम गया, ये कॉलम गया, ये रो गई। पहले वाले का कोफैक्टर लिख रहा हूँ तो ये आ गया 9। इस वाले का कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, दैट इज 0। ये आएगा आपके पास में प्लस का 6 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का 6 मिल रहा है मुझे। इस वाले का निकाल रहा हूँ तो ये कितना आ रहा है मेरे पास में, माइनस का 3 आ रहा है। इस वाले पार्ट को निकाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है। इस वाले पार्ट को निकाल रहा हूँ तो कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। इस वाले पार्ट को अगर मैं निकाल रहा हूँ, दिस एंड दिस, माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 7 आ रहा है। इस वाले पार्ट को निकालूंगा तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इस वाले पार्ट को निकाल रहा हूँ, 3 माइनस 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। इस वाले पार्ट को निकाल रहा हूँ तो माइनस का 2 आ रहा है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट को देखूँ तो मुझे क्या मिल रहा है वो देखता हूँ पहले मैं। 9 6 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2 7 6 माइनस का 2 माइनस का 2 का ट्रांसपोज। स्टूडेंट्स इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, आप लोगों को क्लियर है बेटे? इसका ट्रांसपोज हो जाएगा 9 6 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 2 7 6 माइनस का 2 माइनस का 2। ये हमारे पास एडजेंट आ गया। अब अगर ए इनवर्स की हम बात करेंगे तो आपको पता है क्या लिखते हैं हम, एडजेंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपको पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दे रखा है, दैट इज 1/18 आ गया। और ये कितना है 9 माइनस का 3 6 6 माइनस का 2 माइनस का 2 एंड माइनस का 3 7 माइनस का 2। क्लियर है स्टूडेंट्स?
ये हमारे पास में ए इनवर्स आ गया। तो हम अगर इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे तो आप लोगों को पता क्या करना है, आपको ए इनवर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो यहाँ कितना आएगा, ए इनवर्स ए एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, ए इनवर्स बी आ गया। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए दैट इज ए इनवर्स बी आ गया, दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स में 1/18 में इधर ले रहा हूँ, बाकी लिख रहा हूँ 9 - 3 6। नेक्स्ट कितना है 6 - 2 - 2 माइनस का 3 7 माइनस का 2 और इन टू बी जो मैट्रिक्स है मेरे पास 7 11 एंड 1। तो स्टूडेंट जो x आएगा मेरे पास में 1/18 अभी भी बाहर है, मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ स्टूडेंट्स। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 7 9 का 63 माइनस का 33 प्लस का 6 पहला एलिमेंट। दूसरे एलिमेंट की बात करूँगा मैं आपके सामने, इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा 6 7 42 माइनस का 22 माइनस का 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा 21 77 प्लस का एंड माइनस का 2, दैट इज x इज इक्वल्स टू 1/18। इसको अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो कितना आएगा 36 आ रहा है बेटे पहला एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट अगर हम बात करेंगे तो 18 आ रहा है स्टूडेंट्स। थर्ड एलिमेंट की अगर हम बात करेंगे तो 23 है, 23 तो 54 आ रहा है। तो जो x इज इक्वल टू आएगा 18, अगले स्टेप पर 18 उसके अंदर चला जाएगा, ये कितना आएगा 36/18 18/18 54/18। दिस इज इक्वल टू कितना बना आपके सामने बेटे 2 1 एंड 3। तो आप इन दोनों को, और x इज इक्वल टू क्या लिखते हो आप x y एंड z, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू आपको 2 मिला, y इज इक्वल टू 1 मिला, z इज इक्वल टू 3 मिला। ये तीनों एलिमेंट्स आपको यहाँ मिल गए और इस इक्वेशन का हमने सॉल्यूशन निकाल लिया बाय मैट्रिक्स मेथड। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके अलावा मैं 2 एग्जांपल्स और आपके सामने ले रहा हूँ, क्विकली हम लोग इसको देखेंगे। Use matrix method, solve the equation 4x minus 2y is equals to 3 and 6x minus 3y is equals to 5। अगला क्वेश्चन मैं केस नंबर 3 पे लेके चल रहा हूँ। पहला ये वाला क्वेश्चन, इसको अगर आप देखेंगे तो अगेन आपके सामने क्या आएगा, a कैपिटल X is equals to b। तो हमें a किसको लिखना है आपको पता है स्टूडेंट्स, दैट इज 4 minus 2 6 minus 3। x स्टूडेंट्स हमें किसको लिखना है, दैट इज x y, और b हमें किसको लिखना है स्टूडेंट्स, दैट इज 3 5। अगर हम इसको लेंगे तो हम अगेन फिर डिटरमिनेंट ऑफ a निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज 12 माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब इसके 2 केसेस बनते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ a अगर 0 है तो अगर एडजॉइंट ऑफ a इनटू अगर हम b करके देखेंगे उससे हमें मालूम पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ a निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a की अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों को पता है क्या करना होता है, ट्रांसपोज का कोफैक्टर लिखना है आप लोगों ने यहाँ पे। तो ये आएगा आपका यहाँ पे, इसका अगर हम ट्रांसपोज देंगे तो ये कोफैक्टर आएगा माइनस का 3। इस वाले पार्ट का अगर हम कोफैक्टर देखेंगे तो ये आएगा माइनस का 6। इसका देखेंगे अगर कोफैक्टर तो ये आएगा आपका प्लस का 2। इसका कोफैक्टर देखेंगे तो 4। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका ट्रांसपोज लेंगे तो कितना आएगा आपके पास में, दैट इज माइनस का 3 माइनस का 6, दैट इज 2 एंड 4।
ठीक है, तो हमने ये पहले भी किया था, डायरेक्ट मेथड था कि इसको इंटरचेंज कर सकते हैं और उनके साइन को अपोजिट्स करेंगे वहीं पर रखकर। अब हम इसका एडजॉइंट ऑफ ए इनटू मैट्रिक्स बी चेक करते हैं स्टूडेंट्स। तो एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास में ये आ चुका है, दैट इज -3 2 -6 एंड 4 एंड मैट्रिक्स बी की अगर हम बात करेंगे दैट इज 3 एंड 5। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा -9 प्लस 10। इसको अगर हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कि माइनस का कितना आएगा 18 प्लस का कितना आएगा 20। और हम ये देख रहे हैं ये कितना आ रहा है 1 and 2 which is not equal to null matrix 0 0, ये इसके इक्वल नहीं आ रहा है। तो this system of equation is inconsistent, gives no solution because adjoint of A into B is not equal to null। तो क्या होगा, system is inconsistent and gives no solution। एक एग्जांपल हमने इसका ले लिया, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स आएगा। तो हमारे पास तीनों एग्जांपल्स हो जाएंगे और उसके थ्रू हम कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई भी गड़बड़ी नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन 2x माइनस का y प्लस का 3z इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट 3x प्लस का 2y माइनस का z इज इक्वल्स टू 7, दैट इज 4x प्लस का 5y माइनस का 5z इज इक्वल्स टू 9। स्टूडेंट्स अगर हम इसके अंदर आते हैं, यहाँ पे अगर इसके बारे में बात करते हैं तो अगेन वही होगा, कैपिटल AX इज इक्वल्स टू B की हम बात कर रहे हैं। कैपिटल A की अगर हम बात करेंगे, कैपिटल A की हमें क्लियर पॉइंट दैट इज 2 - 1 3, दैट इज 3 2 - 1 4 5 माइनस का 5। और अगर हम x की बात करेंगे तो x स्टूडेंट्स आएगा x y z, एंड अगर हम B की बात करेंगे तो B आपके सामने है 5 7 एंड 9। स्टूडेंट्स इसको बहुत गौर से समझने की जरूरत है। मुझे पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पे 0 है, तो अब मैं डायरेक्टली आप इसको निकाल के चेक कर लीजिएगा। मैं एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू बी करके देखता हूँ क्या निकल के आ रहा है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता है कि मैं क्या करता हूँ, ट्रांसपोज देता हूँ, ये 4 प्लेसेस पे नेगेटिव वैल्यूज लगाता हूँ। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है अगर उसकी बात करूँगा तो आपके पास में यहाँ पे क्या एलिमेंट आ रहा है, माइनस का 10 प्लस का 5, तो माइनस का 5 मिलेगा कोफैक्टर का। अगर हम इसकी बात करते हैं माइनस का 15 और प्लस का 4 होगा तो माइनस का 11 स्टूडेंट्स बचेगा यहाँ पे। अगर हम इसका कोफैक्टर की बात करेंगे दैट इज 15 माइनस का 8, तो यहाँ पे 7 आएगा। इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर अगर हम लेते हैं तो दैट इज 5 माइनस का 15 आएगा, तो माइनस का 10 स्टूडेंट्स बचेगा। इसका कोफैक्टर लेते हैं तो माइनस का 10 और माइनस का 12 आ रहा है, तो माइनस का 22 आ रहा है स्टूडेंट्स। इस वाले पार्ट के फैक्टर की अगर हम बात करेंगे दिस एंड दिस 10 एंड माइनस प्लस का 4 14 आएगा। इस कोने वाले एलिमेंट की बात करेंगे 1 माइनस का 6 आ रहा है, तो माइनस का 5 बच रहा है। इसकी बात करेंगे माइनस का 2 माइनस का 9 माइनस का 11 आ रहा है। इसकी बात करेंगे तो 4 प्लस का 3 ये 7 आएगा। अगर हम इस वाले पार्ट को ऐसे लिखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ से अगर हम देखेंगे दैट इज 5 माइनस का 5 11 7 आ रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ से आ रहा है 10 माइनस का 22 माइनस का 14 आ रहा है, माइनस का 5 11 7 आ रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसके बारे में इसके बाद में हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी करना चाहते हैं हम लोग। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, माइनस का 5 10 माइनस का 5 11 माइनस का 22 11
7 माइनस का 14 7। बी से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 7 9 आ रहा है, एंड हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं स्टूडेंट्स। दिस इनटू दिस, माइनस का 25 प्लस का यहाँ से बात करेंगे तो 70, और यहाँ से आएंगे तो माइनस का 45 स्टूडेंट्स। सेकंड इससे मल्टीप्लाई होगा 55 माइनस का 154 एंड 99 आएगा, प्लस का 35 98 आ रहा है, माइनस का ये कितना आ रहा है 63। स्टूडेंट्स इसको आप देखेंगे माइनस का 75 माइनस का 45 माइनस का 70 प्लस का 70 0। यहाँ आप देखेंगे 55 प्लस दिस 154, दिस अगेन 0, एंड इसको आप देखेंगे 63 तो 98 आ रहा, दिस अगेन 0। इट मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए, अब क्लियर हो गया कि एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स आ रहा है। इट मीन्स दिस गिव्स इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस को आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ। ये तीन प्लेन हैं, ये तीनों प्लेन ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप करते तो ये सारी इक्वेशंस आइडेंटिकल हो जाती हैं। तो इसका मतलब ये वही है कि दो प्लेन है, तीसरा प्लेन इनके बीच से जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब वो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकालते कैसे हैं उसके लिए भी हमें आगे इसको प्रोसीड करते हैं। उसको मैं इन सारे पार्ट को मिटा रहा हूँ ताकि इसको मैं आसानी से इसी जगह समझा पाऊँ आप लोगों को। तो इसके लिए क्या करना होता है स्टूडेंट्स, एक मेथड है, इसी के थ्रू हमें करना है इस वाले पार्ट को भी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो होगी, आप इन तीनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल को साइलेंट कर दीजिए, किसी भी एक वेरिएबल को, किसी भी दो इक्वेशंस को ले लीजिए। जैसे फर्स्ट टू इक्वेशंस ले लेता हूँ और लेट कर लेता हूँ z इक्वल्स टू k। तो आप देखेंगे कि 2x माइनस का y प्लस 3k इक्वल टू 5 आ गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आ गया 3x प्लस 2y माइनस k इक्वल टू 7 आ गया। इसको हमने छोड़ दिया है। आप इन दोनों को ले सकते थे, आप इन दोनों को किसी भी मेथड से आप कर सकते थे। आप जरूरी नहीं कि z को k लेते, आप x को k लेके कर लेना, y को k लेके कर लेना, ये इसका मेथड है। अब मैं इस इक्वेशन को देखूंगा तो मेरे पास वेरिएबल केवल 2 ही रह गए, दैट इज 5 माइनस 3k, और यहाँ बात करूंगा तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 प्लस k आ गया स्टूडेंट्स। अगेन फिर यहाँ पे आ रहा हूँ, इसको मैं a मान रहा हूँ, कैपिटल X इक्वल्स टू b मान रहा हूँ। तो जो यहाँ पर a है मुझे उसे चेक करना पड़ेगा, वैसे तो ये बिल्कुल ठीक है। ये आपके पास में कितना आएगा 2 माइनस 1 3 2, एंड दिस अगेन x जो आपके पास में है that is x y करेंगे, that is 5 minus 3k and 7 plus k students। क्लियर? अब अगेन वही वर्क करना है, आपने से डिटरमिनेंट मुझे दिख रहा है क्लियरली नहीं आ रहा है वो उसके इक्वल, मुझे इसका इनवर्स निकालना है तो मुझे एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ के लिए आपको मालूम है इन दोनों को इंटरचेंज करना है, that is 2 2, दोनों 2 है तो कुछ होगा नहीं, और इनके साइन अपोजिट करने हैं, ये एडजॉइंट आ गया। अगर मुझे a इनवर्स फाइंड आउट करना है तो a इनवर्स क्या होगा आपका, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। एडजॉइंट ऑफ a की अगर मैं बात करूंगा और डिटरमिनेंट कितना होगा 4 प्लस का 3, ये 1/7 आ गया, और ये आपका मैट्रिक्स यहाँ पे आ चुका है, दैट इज 2 1 माइनस का 3 2। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इसके बाद में हम इसका वो सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। सॉल्यूशन अगर हम निकालेंगे दैट इज a इनवर्स, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ax इक्वल्स टू a इनवर्स b स्टूडेंट्स, दैट इज अगेन a इनवर्स a x इक्वल टू a इनवर्स b, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, दैट इज ix इक्वल टू a इनवर्स b, दैट इज x इक्वल टू a इनवर्स। a इनवर्स हमने निकाल लिया था, दैट इज 1/7 बाहर रहने देते हैं, दैट इज 2 1 माइनस का 3 2, और अगर हम b की बात करेंगे तो b आप लोगों को पता है, दैट इज 5 माइनस 3k एंड 7 प्लस k। तो x इक्वल्स टू मुझे क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स 1/7, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 माइनस का 3k एंड सॉरी ये पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 10 माइनस का 6k, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 7 प्लस का k, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो माइनस का 15 प्लस का 9k और एक प्लस का 14 प्लस का 2k।
तो x इक्वल्स टू कितना आया 1/7, ये कितना आया 17 माइनस 5 के स्टूडेंट्स। यहाँ अगर हम देखते हैं तो यहाँ आएगा प्लस में माइनस का 1 प्लस 11 के स्टूडेंट्स। तो जो x है यहाँ पे वो x क्या है, दैट इज x एंड y। दिस इक्वल्स टू कितना आया 17 माइनस 5 के अपॉन 7 एंड माइनस 1 प्लस 11 के अपॉन 7। अब ये इक्वेशन सही है या हमने जो सॉल्यूशन निकाला है ये बिल्कुल सही है, इसको चेक करने के लिए स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा, x जो है आपके पास में कितना आया, दैट इज 17 माइनस 5 के अपॉन 7 आया है एंड y इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 11 के अपॉन 7 आया। इसको जो इक्वेशन हमने छोड़ी हुई थी इस इक्वेशन में इसको पुट करके देखेंगे, अगर ये इसको सेटिस्फाइड करता है तब तो ये जो हमारा किया हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, नहीं तो ये हमारा किया हुआ गलत है। तो स्टूडेंट्स हम इसको यहाँ लेके आ रहे हैं, दैट इज 4 इंटू एक्स कितना है 17 माइनस 5 के अपॉन 7 और y कितना है आपके पास में, दैट इज 5 इंटू माइनस 1 प्लस 11 के अपॉन 7 और माइनस का 5 के इक्वल्स टू जेड की जगह में क्या लिखना है इक्वल्स टू 9। देखते हैं इक्वल टू 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर। तो 1/7 यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, 68 यहाँ से आया, माइनस का 20 के आया, माइनस का 5 आया, प्लस का 55 के आया एंड इसको भी कर लेते हैं माइनस का 35 के स्टूडेंट्स। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं दैट इज 1/7, इसको चेक करना है आपको। ये देखिए 20 के ये रहा, 35 के रहा है, के से सारे के कैंसिल आउट। अब अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं कितना आएगा 63, केवल 63 बचा स्टूडेंट, 7 9 जा 63, इट मींस दिस इज इक्वल टू 9 आ गया। यही इसका यानी कि थर्ड इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट यहाँ पे ओवर हो गया। अब हम इसके बारे में वापस से मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो हमारा सॉल्यूशन हमें मिला है इसका जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, तो दैट इज x इक्वल टू कितना आ गया 17 माइनस 5 के अपॉन 7, y इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस 11 के अपॉन 7 एंड z इक्वल्स टू के। स्टूडेंट्स ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन मिला है। अब आप कमाल देखेंगे यहाँ पर, आप z कुछ भी पुट करिए, z ये k बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट मींस k आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी से कोई भी नंबर यहाँ पे रख दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल k इक्वल टू मैं 1 मानता हूँ तो x इक्वल टू कितना आएगा 17 माइनस 5 अपॉन 7, y इक्वल टू माइनस 1 प्लस 11 अपॉन 7 एंड z इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू कितना आया 5 यहाँ से 12/7 आया, y इक्वल टू कितना आया 10/7 आया, z इक्वल टू 1। तो ये मैं k क्या क्या ले सकता हूँ, कुछ भी -1 2 3 100 10 करोड़ √7 √8 कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिखेंगे, ये सब उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस कहलाएंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का सारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है बेटे आप लोगों का। आप लोगों को अब इसके बाद में 2 और 3 मोर लेक्चर्स मैं आप लोगों को दूंगा, जिसमें मेन कंपटीशन वाला पार्ट होगा, जो पहली बार मैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूट्यूब पे लेक्चर डालूंगा। लेकिन वो लेक्चर उसी स्टूडेंट को समझ में आ सकते हैं जिन स्टूडेंट्स ने मेरे पहले लेक्चर से लेके यहाँ तक के लेक्चर्स देखे हैं, और एक भी सिंगल कंसेप्ट आप लोगों को मैं छोड़ने नहीं दूंगा। जो भी कंसेप्ट्स में आईआईटी के अंदर आज तक इतने पूछे गए हैं सारे कंसेप्ट्स इसके अंदर होंगे, बट कंडीशन एक ही है, वही स्टूडेंट इसको अच्छे ढंग से कर सकता है जो स्टूडेंट पहले लेक्चर से लेके आखिरी लेक्चर तक मेरे रजिस्टर बना रखे होंगे, उसके साथ उसने प्रैक्टिस कर रखी होगी और मैंने उसको जो बोला है वो कर रखा होगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।